नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 31 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 6 नवंबर 1991 को। जन्म का समय है दिन में 2:06 और जन्म का स्थान है गोवा। प्रश्नों की बात की जाए तो कहा गया है कि शादी होने में परेशानी आ रही है, प्रपोजल मिलने में भी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो विवाह को लेकर के मुख्य इनका सवाल है। साथ ही कहते हैं कि कृपया सीधे तौर पर बताएं, जो भी पत्रिका में है बातों को स्पष्टता से रखें बिल्कुल। और इनके बारे में पूछा गया तो बताया गया है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है और अभी ऑनलाइन जॉब कर रही हैं। चलिए, तो ये कुछ डिटेल्स हैं, ये इनके प्रश्न हैं। इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लगन कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष। इनकी लगन कुंडली 11 नंबर से शुरू होती है, कुंभ लग्न की पत्रिका बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो तुला राशि में जाकर के नवम भाव में विराजमान है। यानी इस कन्या की कुंडली, इस जातिका की कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न एवं तुला राशि की। लग्ने शनि जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, स्वराशि के हैं लेकिन कुंडली के 12वें भाव में जाकर के वो विराजमान है। समझने की कोशिश करें, कुंभ लग्न है और तुला राशि है, ऐसे लोग ज्ञान के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। दूसरे को कुछ सिखाना हो, कुछ समझाना हो, खुद नॉलेज अटेन करनी हो, ऐसे मामलों में जो लोग होते हैं ये सफलता जीवन में हासिल करते हैं। धन के दृष्टिकोण से भी ये लगन और इस राशि को अच्छा माना जाता है और स्वभाव भी तुला वालों का अच्छा माना जाता है। बैलेंस्ड नेचर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो कि अपने काम को और अपने पारिवारिक जीवन को बैलेंस कर सके, ऐसा जो स्वभाव है ऐसे लोगों का वो होता है। एक एक करके हम समझते हैं ग्रहों को कुंडली में कि वो कैसा परिणाम दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले केतु के ऊपर आ जाते हैं। कुंडली के पंचम भाव में हमें ये केतु विराजमान नजर आ रहे हैं। केतु यहाँ पर बुध की राशि में बैठे हुए हैं और बुध कुंडली के 10वें भाव में मंगल के घर में है। देखिए, पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, खास करके प्रेम संबंध वगैरह के लिए। और पंचम भाव को हम शिक्षा संतान के लिए भी देखते हैं। तो शिक्षा के मामले में यहाँ पर केतु आपको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर के जाएगा और इंजीनियरिंग भी उसी में से आता है। यहाँ पर जो बैठा हुआ केतु है, जैसा मैंने कहा, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा इसको नहीं कह सकते। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में धनेश एवं लाभेश बनते हैं। तो जो धन का डिपार्टमेंट है ना कुंभ लगन में, वो पूरी तरह से बृहस्पति के हाथों में है। वो बृहस्पति सप्तम में जाके लगन को देख रहे हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव आपके स्वभाव के ऊपर दिखता है, यानी जिम्मेदारी निभाना, जिम्मेदारियों को समझना यहाँ पर बृहस्पति देने वाले होंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो यहाँ पर विवाह की पॉसिबिलिटी को ये बनाए रखेंगे। भले ही इतना डिले हो गया हो, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर विवाह की पॉसिबिलिटी को बनाए हुए हैं। यहाँ से बैठ करके बृहस्पति 11वें भाव को देखेंगे। मैं बोलूँगा पैसे के लिए बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति अपने घर को देखेगा। तीसरे भाव के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि है, ये आपकी कम्युनिकेशन के लिए अच्छा रहेगा। सप्तम में बृहस्पति के ऊपर मैं यही अभी फिलहाल के लिए यही टिप्पणी करूंगा कि बृहस्पति का यहाँ होना विवाह होने के संकेत देता है। शुक्र के ऊपर हम चलते हैं। शुक्र इस पत्रिका में सबसे ज्यादा अच्छा ग्रह माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुखेश भी है और वो भाग्येश भी है। तो योग कारक ग्रह की जो कैटेगरी है ना, उसमें ये शुक्र आ रहे हैं, लेकिन वो अष्टम भाव में जाके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, वो नीच के होके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो शुक्र भले ही नीचता से ऐसा नहीं होता कि चीज़ें बिल्कुल खराब हो गई, लेकिन हाँ, शुक्र यहाँ पर कमज़ोर ज़रूर माना जाएगा। तो शुक्र पत्रिका में कमज़ोर स्थिति में है, जो कि इस कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह है। इसका मतलब है कि ये संघर्षों को बढ़ाएगा। वैसे भी भाग्येश जाकर के अष्टम में बैठा है, जीवन में संघर्षों को ये दर्शा रहे हैं।
शुक्र माफ़ कीजिएगा, यहाँ बैठ करके धन भाव को देखेंगे, ये पैसे के लिए अच्छा है, फाइनेंस के लिए अच्छा है। तो पैसे वगैरह बनाना चाहती हैं तो वहाँ पर जो वीनस है वो हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में इनिशियली प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आगे जाके वीनस आपको हेल्प करेंगे और आने वाले समय में हम शुक्र को बेहतर बनाने के उपाय ज़रूर करवाएंगे। शुक्र विवाह का या फिर यूं कह लीजिए प्रेम का भी कारक होता है, और विवाह के लिए भी हम वीनस को ज़रूर देखते हैं, शुक्र को ज़रूर देखते हैं। चाहे वो स्त्री की भी कुंडली क्यों ना हो, वहाँ पर शुक्र का रोल ज़रूर आता है विवाह के मामलों में। तो शुक्र का यहाँ पर कमज़ोर होना, ये भी विवाह में विलंब या विवाह के सुखों में विलंब देने वाला है। नवम भाव की तरफ चलते हैं। मंगल, सूर्य एवं चंद्रमा नवम भाव में बैठे हुए हैं। पहले ही आपको बता दूं, इनकी डिग्री देखेंगे तो सूर्य के आसपास ही है मंगल और चंद्रमा की दृष्टि, जिस वजह से मंगल और चंद्रमा यहाँ पर अस्त हैं। चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, अमावस्या का दोष लग रहा है, ये मानसिक अशांति का कारक बनता है। शनि की दृष्टि भी है इस चंद्रमा के ऊपर, तो मन थोड़ा पीड़ित रहे इसकी संभावना बनती है। तो मैं यही बोलूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में, चंद्रमा भी षष्ठेश होकर बैठा हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि शुक्र के कमज़ोर होने की वजह से भाग्य में थोड़ी कमी आएगी, भाग्योदय में थोड़ी परेशानी होगी। तो ये हो सकता है कि थोड़े एफर्ट्स लगें, मेहनत करने पड़े, तब जाकर के चीज़ें जो आप अटेन करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप हासिल करना चाहती हैं, वो चीज़ें आपको मिले। यहाँ पे चंद्रमा भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य कौन है इस कुंडली में, तो वो विवाह का स्वामी है और चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। इसकी जो युति है ना, ये दर्शा रही है कि वैवाहिक जो सुख है उसको मिलने में आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, और वही अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो वो एफर्ट यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो एक तरीके से थोड़ा डिले होना ये भी फेवर में ही है। अगर बहुत शीघ्र विवाह होता तो परेशानी किसी और तरीके की भी वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकती थी। मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंगल का यहाँ पर बैठना इस बात को दर्शाता है कि भाग्य, करियर के मामले में, अब ध्यान से समझिएगा, करियर के मामले में भाग्य थोड़ा बहुत हेल्प करने वाला होगा। करियर का स्वामी भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है। यहाँ से बैठ करके तीनों ग्रहों की दृष्टि कुंडली के थर्ड हाउस के ऊपर है। मंगल सूर्य का प्रभाव कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर है। ये पराक्रम के लिए अच्छा है, ये पराक्रम के लिए अच्छा है। मंगल अपने घर को देखेंगे तो पराक्रम में, जिम्मेदारियों में, रिस्क लेने में इन्वॉल्व करेंगे और वहां पर सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं और मंगल की दृष्टियों को भी समझ लेते हैं। मंगल यहाँ से बैठ करके 12वें भाव को, तीसरे भाव को, जैसा मैंने कहा, और चौथे भाव को देख रहे हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर और 8वीं दृष्टि चौथे भाव के ऊपर पड़ रही है। चौथे भाव के ऊपर जो मंगल की 8वीं दृष्टि है, ये चिंताओं को, घर में टेंशन को बढ़ाने वाली होगी। वहीं 12वें भाव के ऊपर जो शनि के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है, ये भी टेंशन देने का काम आपको करेगा, क्योंकि शनि इस कुंडली में लग्नेश है। हार्ड वर्क के लिए मंगल की दृष्टि का शनि के ऊपर होना अच्छा है। बुध की हम बात कर लेते हैं। बुध दसम भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, अष्टमेश भी हैं, पंचमेश भी हैं। जो भी काम आप करेंगे करियर में, उसमें आप बुद्धि का इस्तेमाल होगा, उसमें बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस का यूज़ होगा, ये दिखता है यहाँ पर। रिसर्च वगैरह से भी खुद को जोड़ सकती हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जिस भी फील्ड में आप हैं, फील्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी फील्ड में आप हैं, अगर उसमें रिसर्च का काम भी थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व हो जाए तो सफलता ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। इसके अलावा करियर में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर अष्टमेश भी बनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बुध हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो पंचम के भी स्वामी हैं। तो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए, रिसर्च वगैरह के मामलों से जुड़िए, करियर में लाभ मिलेगा। मंगल की स्थिति ठीक है, अच्छी है। चौथे भाव के ऊपर जो बुध की दृष्टि है, वो भी आपके लिए बढ़िया है। राहु को समझ लेते हैं। राहु कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आय का होता है, इनकम का होता है। 11वें भाव में राहु का बैठना अच्छा है, बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, ये आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छे हैं। राहु यहाँ पर आपके फाइनेंसेस के लिए मैं इसको अच्छा मानूंगा। यहाँ से बैठ करके राहु कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो अगेन मेहनत, हार्डवर्क, दौड़ भाग, कई बार फिजूल की भी मेहनत देखने को मिल सकती है। राहु का प्रभाव आपके विवाह भाव के ऊपर है, ये अच्छा नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मैरिज में डिले,
ये यहाँ पर राहु दर्शा रहे हैं। शनि को समझ लेते हैं। शनि लग्नेश होकर के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए त्रिक भाव जो है ना कुंडली का, या दुस्थान हाउस जिसको कहते हैं, 6, 8 और 12, वहाँ लग्नेश जाके बैठे हुए। इसका मतलब है कि जीवन में संघर्ष रहेगा, लेकिन शनि कोई बहुत यहाँ पर पीड़ित नहीं है। यहाँ पर शनि अपने घर के बैठे हुए हैं, तो अगर आप भले ही थोड़े परेशानियों में रहें, लेकिन अगर आप लड़ती रहेंगी, जूझती रहेंगी, जो कि शनि का नेचर भी है, तो शनि आपको सफलता दे देंगे। 12वें भाव से देखिए, यहाँ से बैठ करके शनि का जो प्रभाव है वो भाग्य भाव के ऊपर भी है, तो डेफिनेटली चीज़ों में डिले हो सकता है। वैसे भी हमको दिख ही रहा है चार्ट में कि जो भाग्येश हैं वो अष्टम में गए हैं। शनि का प्रभाव, भले ही वो लग्नेश हैं, लेकिन शनि का प्रभाव भाग्य भाव के ऊपर है, तो चीज़ें डिले से मिलेंगी। जिसको कहते हैं ना, भाग्य मेरा साथ तो देता है लेकिन काफ़ी डिले से देता है, ये आपके चार्ट में नज़र आ रहा है। शनि का प्रभाव कुंडली के 3rd हाउस के ऊपर भी है। ये फाइनेंस के लिए, पैसे जोड़ने के लिए अच्छा है। आने वाले टाइम में एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ दिखता है। विथ टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ चार्ट में नज़र आता है। 6ठे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि है, रोगों से लड़ने में, डिजीजेज से लड़ने में, प्रोटेक्शन में सैटर्न आपकी हेल्प करने वाले होंगे। नेगेटिव एक जो मेन फैक्टर है वो ये है कि शनि यहाँ से बैठ के चंद्रमा को भी देख रहे हैं, तो आपके मन में उदासीनता, टेंशन, परेशानी, नेगेटिव थॉट्स ये देने वाले होंगे। और भूलिए मत, चंद्रमा अमावस्या का है आपका, तो परेशानी डबल होगी। ये हमने पत्रिका को समझा, एक एक करके हमने ग्रहों को समझा कि कुंडली क्या कह रही है, नहीं कह रही है। अब दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। देखिए शनि की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, और शनि की दशा में मंगल की अंतरदशा 4 जुलाई 2022 से आपको प्रारंभ हुई है, जो कि अगस्त 2023 तक, 13 अगस्त 2023 तक आपको रहने वाली है। तो शनि की दशा में मंगल की अंतरदशा है। मैं बोलूँगा करियर के लिए जाइए, करियर के लिए, पोजीशन अटेनमेंट के लिए फिलहाल आप जाइए, आपको सफलता मिलेगी। सीधे अब आपके प्रश्नों के ऊपर हम आते हैं। पहला ही सवाल है विवाह को लेकर के। शादी होने में परेशानी हो रही है और अच्छे प्रपोजल्स मिलने में भी परेशानी आ रही है। बिल्कुल कुंडली में डिले ऑफ मैरिज है, लेकिन डिनायल ऑफ मैरिज नहीं है। मैं दोहराता हूँ अपनी बात को, कुंडली में विलंब से विवाह के योग हैं, लेकिन मैंने जैसा गुरु के ऊपर जब मैं आया था तब भी मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि सप्तम भाव में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, इतनी बुरी स्थिति में वो नहीं है कि जीवन में विवाह वो दे ही ना सकें। तो विवाह होने की संभावना है पत्रिका में, मैं ये नहीं कह पाऊंगा अपने ज्ञान के अनुसार कि इस कुंडली में विवाह होने की संभावना है ही नहीं। तो विवाह मुझे दिखता है, विवाह होना चाहिए, और विवाह होने की संभावना प्रबल है, काफ़ी प्रबल है। डिनायल मैं नहीं देख रहा हूँ चार्ट में। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि विवाह होगा तो कब होगा। जो सीधी सी बात है, अगर विवाह है, ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, तो कब नज़र आ रहा है? 2023 में विवाह होने की संभावना काफ़ी प्रबल है, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी प्रबल संभावना है। 2023 में विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल नज़र आ रही है। शनि मंगल की ही दशा होगी, फिर उसके बाद आपको शनि में राहु शुरू हो जाएगा 2023 में। मैं कह रहा हूँ दोनों ही, चाहे शनि मंगल हो चाहे शनि राहु हो, 2023 का जो समय है वो आपके विवाह के लिए, टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए अच्छा नज़र आ रहा है कुंडली के अनुसार। तो विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुंडली में डिले दिख रहा है, डिनायल नहीं दिख रहा है। मैं बहुत स्पष्टता से अपने ज्ञान के अनुसार इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ। सीधे तौर पे आपने पूछा है कि कुंडली में जो भी है बताइए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मेरे अनुसार कुंडली में डिनायल ऑफ मैरिज नहीं है, डिले इन मैरिज ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है अभी, इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया है और ऑनलाइन जॉब फिलहाल कर रही हैं। देखिए विवाह के बाद धन की स्थिति बेहतर होने की संभावना दिखती है कि मैरिज के बाद फाइनेंस आपका इम्प्रूव हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक जो छोटा सा पॉइंट है वो ये है कि पति की सलाह के कारण करियर में थोड़ी परेशानी आ सकती है, या एक नेगेटिव स्टेप आप ले सकती हैं। देखिए वो जानबूझ के ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि पति की सलाह आपको करियर के मामले में, ध्यान से समझिएगा, पति की सलाह करियर के मामले में आपको ना फले, इसकी संभावना दिखती है। ठीक है,
अच्छा, पति होंगे तो कैसा उनका स्वभाव होगा, ये भी मन में इन्होंने पूछा तो नहीं है हालाँकि, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, समझदार होंगे, मैच्योर्ड होंगे, सीधी-सी बात है कि आपकी उम्र भी लगभग 30-31 की हो चुकी है। पति भी समझदार मिलेंगे, मैच्योर्ड होंगे, परिपक्व होंगे, थोड़ा गुस्सा रह सकता है, थोड़ा गुस्से वाले हो सकते हैं। आज के समय में समझे तो वो भी सबके अंदर देखने को मिलता ही है। तो यहाँ हमने ये समझा कि विवाह होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है। ईश्वर ने चाहा तो 2023 में आपका विवाह हो जाएगा। नवमांश कुंडली को हम समझ लेते हैं। ये आपकी नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली से भी अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो विवाह विलंब से दिखता है। शनि का प्रभाव लगन के ऊपर है, लेकिन अगेन गुरु का भी प्रभाव लगन पे है। तो डिनायल ऑफ मैरिज नहीं है। डिले इन मैरिज मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन डिनायल ऑफ मैरिज मेरे ज्ञान के अनुसार चार्ट में नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या परेशानी होगी, देखिए परिपक्वता के साथ, चूँकि आप भी परिपक्व हो चुकी हैं, तो परिपक्वता के साथ काफ़ी चीज़ें वैसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार। तो मैं फ़िलहाल उस पर नहीं जाऊँगा। विवाह पहले हो जाए ईश्वर की इच्छा से, कुंडली के हिसाब से मुझे जैसा नज़र आ रहा है, फिर हम उसको कर सकते हैं। कुंडली मिलान भी करवाना चाहें तो करवा लीजिएगा। और उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ जिससे कि विवाह होने की जो संभावना है वो थोड़ी और प्रबल हो जाए। प्रथम उपाय है, सूर्य को अर्घ दीजिए। नित्य सूर्य को जल चढ़ाना है। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः सूर्य का बीज मंत्र है ये, इसका जाप करिए 3 माला प्रतिदिन। विवाह के बाद तक भी कर सकती हैं इसको। कम से कम आप शुरू कर दीजिए संडे से, 3 माला प्रतिदिन कम से कम। शुक्रवार को संभव हो तो नमक का त्याग करें। शुक्रवार को नमक नहीं खाना है आपको, नमक का त्याग करें। फल फ्रूट ज़रूर आप खाइए, फ्रूट्स वगैरह खाइए, दूध का सेवन करिए, आप कर सकती हैं। तो उस दिन फलाहार रखें और लगभग 1 वर्षों तक फ्राइडे का फास्टिंग रखें आप, आपको फ़ायदा रहेगा उस दिन। आप चाहें तो पूजा आराधना कर सकती हैं माँ लक्ष्मी की, उससे आपको लाभ मिलेगा। विवाह में भी जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हो जाएंगी, अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। आखिरी उपाय है, सोमवार को शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें जल दूध से। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, इससे चंद्रमा को बल मिलेगा। चंद्रमा और आपके जो मन के ऊपर जो इसका नेगेटिव प्रभाव है, अमावस्या का जन्म है, इसका थोड़ा प्रभाव कम होगा। तो ये कुछ सरल से उपाय हैं आपके लिए, जिन उपायों को करके देखिए, विवाह तो मैं वैसे भी देख रहा हूँ, लेकिन इन उपायों से उसकी सर्टेनिटी बढ़ेगी, ईश्वर की कृपा मिलेगी, तो आपको काफ़ी फायदा रहेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 31 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।